मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। अदालत का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म अपनी जगह बरकरार है। अदालत मुआहिदे के लिए सियासी जमातों की रज़ाकाराना कोशिश को सराहती है। मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं वो नहीं चाहते कि अदलिया से इख्तलाफ हो। पाकिस्तान में एक तबका चोरी करके एनआरओ ले लेता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ मुकदमों में तेजी से इजाफा किया जा रहा है। 2 बार कत्ल करने की कोशिश भी की गई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा टैंकों में तेल नहीं है। मैं हैरान था ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। इमरान खान ने कहा, हमारे मुज़ाकरात टीटीपी से नहीं नई अफगान हुकूमत से हुए थे। इमरान खान ने कहा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। बाद में अंदाजा हुआ इसका मकसद कुछ और था। इससे पहले लाहौर में इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मैं सबको कॉल दे रहा हूँ। 5:30 बजे परसों हफ्ते को आपने अपने महलों में, आपने अपनी गांव में 1 घंटे के लिए निकलना है बाहर। और मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुन लो, 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा, मुझे लगता है मेरे खिलाफ मुकदमात की डबल सेंचुरी हो जाएगी। क्रिकेट में तो मैं 170 तक ही पहुंचा था, डबल सेंचुरी नहीं हुई थी। मिनटों में जमानतें दोहरा मयार हैं जिसे कोई पसंद नहीं करेगा। अदलो इंसाफ होता नजर आना चाहिए, सबको दिखाई देना चाहिए। सब इदारों को दायरे में रहकर आईनी किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोहरा मयार किसी भी माशरे के लिए सूतमंद नहीं। मासी करीब में अपोजिशन को जेलों में भिजवाया जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती का सबको एहतराम करना चाहिए। पार्लियामेंट इस वक्त अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इतना जरूर कहूँगा कि मुल्क के अंदर सही मानों में न सिर्फ अदल व इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरीके से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा। इदारों को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए। दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में माजी करीब में जो अपोजिशन थी उनको जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। चाहे कोई जेल के अंदर बीमार है, चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, चाहे किसी की हमशीरा को ईद की चांद रात गिरफ़्तार किया गया, चाहे किसी की बेटी को जेल से गिरफ़्तार किया, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज दिन रात जो अदालतें जो ज़मानतें मुहैया कर रही हैं और मिनटों में दर्जनों ज़मानतें हो जाती हैं, ये एक ऐसा दोहरा मयार है जो कि कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, वो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं। इमरान खान की बीमारी के सवाल पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया, जो दूसरों की बीमारी का मजाक बनाते थे उन्हें आज अल्लाह सब दिखा रहा है। हमने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, 4-3 के बेंच को मानते हैं। 3-2 को नहीं। ऐसा कुछ लोगों की बीमारी का मजाक बनाते थे, आज खुद बीच से हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह सब दिखा रहा है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے 7 مقدمات میں عمران خان کی 10 دن کے لیے حفاظتی ضمانت کو منظور کر لیا. انہیں انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم بھی دیا. 2 مقدمات میں 9 مئی تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. مزید بتا رہے ہیں ثاقب بشیر. وزیر اعظم عمران خان کی 7 مقدمات میں 10 روزہ حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغاوت، اقدام قتل اور جوڈیشل کمیشن میں توڑ پھوڑ سمیت دیگر کیسز کی سماعت ہوئی. عمران خان ویل چیئر پر عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے کہا آپ نے ابھی تک تفتیش بھی جوائن نہیں کی. عدالت نے ریمارکس دیے آپ کو اپنا بیان ریکارڈ کرانا ہے. قانون میں کچھ استثناء ہے تو بتا دیں. تفتیشی افسر موجود ہیں، آپ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیں. عمران خان کے وکیل نے سیکیورٹی اہلکاروں کی نفری زیادہ ہونے پر اعتراض کیا تو چیف جسٹس نے کہا آپ سیکیورٹی سے خوفزدہ نہ ہوں بلکہ تحفظ محسوس کریں. یہ تاثر نہ لیں کہ کوئی آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. سماعت کے دوران پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری روسٹرم پر آگے اور کہا سابق وزیراعظم زخمی حالت میں آئے مگر ان کی گاڑی کو اندر نہیں آنے دیا گیا. فواد چودھری کو منع کرنے کے باوجود مسلسل بورنے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا اور کہا آپ کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. جس کے بعد ججز اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے. عدالت نے عمران خان کی 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی. چیف جسٹس نے اداروں میں بغاوت پر اکسانے اور اقدام قتل کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر سماعت میں کہا طبی بنیادوں پر جب بھی استثناء مانگے تو رپورٹ سرکاری اسپتال کی لگائیں. عدالت نے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 9 مئی تک توسیع کر دی. ثاقب بشیر، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے مریم نواز کو قانونی نوٹس بھجوا دیا. نوٹس میں بشرا بی بی نے مریم نواز سے 7 روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا. کہا مریم نواز نے بشرا بی بی کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے مریم نواز کو قانونی نوٹس بھجوا دیا اور نوٹس میں بشرا بی بی نے مریم نواز سے 7 روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. کہا مریم نواز نے بشرا بی بی کے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی ہے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے بشرا بی بی کے نوٹس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا چلیں اسی بہانے یہ عدالت تو جائیں گی، جب یہ عدالت جائیں گی تو اپنی ہی چوریاں کھلیں گی، ان کو جواب دینا پڑے گا جس کے ثبوت اپنی ہی آواز میں موجود ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا نوٹس مریم نواز کو نہیں، باپردہ خاتون اپنے کارناموں کا جواب عدالت میں دے. مریم نواز نے تم سب بہروپیوں کو بے نقاب کیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی شہر گوا میں موجود وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روسی ہم منصب سے ملاقات ہوئی. بلاول بھٹو نے وزیر خارجہ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں شرکت کی. بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارت جانا واضح پیغام ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹر کو کتنی اہمیت دیتا ہے. تنظیم کے رکن دوست ممالک کے وزراء خارجہ سے 2 طرفہ تعلقات پر بات ہوگی. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی شہر گوا میں موجود وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روسی ہم منصب سے ملاقات ہوئی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری خصوصی طیارے پر بھارتی شہر گوا پہنچے. انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت سے پہلے سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کی. شنگھائی تعاون تنظیم کی طرف سے وزرائے خارجہ کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جے شنکر سے سامنا ہوگا. دونوں وزرائے خارجہ کی ممکنہ طور پر ہلکی پھلکی بات چیت بھی ہو سکتی ہے. پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان تاحال کوئی 2 طرفہ ملاقات طے نہیں ہوئی. بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل سے ملیں گے. وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں 2 طرفہ امور پر بات چیت کی گئی. خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. بلاول بھٹو بھارتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور بھارتی میڈیا نے توقع ظاہر کی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورے سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت کے دورے پر. 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے.
भारतीय मीडिया और मुबस्सिरीन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात के तनासुर में बिलावल भुट्टो के दौरे में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गोवा आमद पर बिलावल भुट्टो को भारतीय मीडिया पर भरपूर कवरेज दी जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। सफारती उमूर की माहिर भारतीय सहाफी शीतल राजपूत ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा, भुट्टो खानदान की भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक तारीख है और बिलावल भुट्टो के दौरे को नई दिल्ली में इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। भारतीय सहाफी राजेश बादल कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की वालिदा बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी के साथ मिलकर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिश की थी, लेकिन वो अधूरी रही। उम्मीद है इस दौरे के जरिए दोनों ममालिक में बातचीत के नए इम्कानात भी पैदा होंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीनी वजीर खारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी और चीनी हम मनसब मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। कायम मकाम अफगान वजीर खारजा भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वजीर खारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वजीर खारजा का ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, इमरान खान ने दूसरे ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए जो बिलावल भुट्टो ने बहाल किए। इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से मुल्क आइसोलेशन में पहुंचा। पीटीआई का मकसद सिर्फ अनारकी और अफरा तफरी फैलाना है। वो जाली कप्तान जिसको इक़्तिदार में लाने के लिए धांधलियां की गई, आरटीएस बिठाए गए, 2 सूबों ने उसको हुकूमत कायम करने नहीं दी, एक सिंध ने, एक बलूचिस्तान ने। कुछ भी हो जाए, कितनी भी धांधली हो जाए, लेकिन इमरान खान जैसे नापाक आदमी को, मुनाफिक आदमी को सिंध और बलूचिस्तान ने हुकूमत कायम करने नहीं दी। अगले इंतखाबात में हमारा पंजाब और हमारा खैबर पख्तूनख्वा भी इंशाअल्लाह ताला इस शख्स को रिजेक्ट करेगा। उस सिलेक्टेड को रिजेक्टेड होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में पंजाब रवाना हुए। जेल इंतजामिया के मुताबिक लाहौर और इस्लामाबाद की अदालतों से रिलीज ऑर्डर की तस्दीक मुकम्मल की गई। एडिशनल सेशन जज सखर की जानिब से हिफाजती जमानत में तोसी की ऑर्डर की तस्दीक के बाद अली अमीन को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं दीदार जतोई, राजेश कुमार, अब्दुल अजीज अबड़ो, हलीम आदिल और कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर का सखर टोल प्लाजे पर इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की 11 मई तक अबूरी जमानत को मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, नून लीग वाले झूठे पर्चे कराने में माहिर हैं, पीटीआई सही रास्ते पर चल रही है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद हारून। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमा में चौधरी परवेज इलाही की 11 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टो ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 50,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया। दौरान इस बात परवेज इलाही के वकील आसम चीमा ने दलाइल में कहा, परवेज इलाही के घर चादर चारदीवारी के तकद्दस पमाल किया गया और उल्टा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने नून लीग को निशाने पर ले लिया। शरीफ जो है ये सारा खानदान बदनीयत है, इन्होंने कुछ नहीं करना और ये सिर्फ लोगों के खिलाफ पर्चे झूठे करने के माहिर हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में एंटी करप्शन और पुलिस अफसरों ने हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन करने पर माफी मांग ली। अदालत ने तहरीरी माफीनामा जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब वकासुल हसन ने मीडिया के सामने भी माफी मांगने का एतराफ़ किया। आप सबके सामने पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकता और बतौर एक ऑफिसर ऑफ लॉ इस बात का बखूबी अदराक रखता हूँ कि अदालत है आलिया और आला अदालतें ही
बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन और कानून की ज़ामिन है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। साथी रिपोर्टर ताल अफरीदी के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। 6 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 6 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हुए। शोहदा में हवलदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नसीर खान, सिपाही हजरत बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन, सिपाही बिस्मिल्लाह जान शामिल हैं। आपको बताएं कि 6 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 6 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। शोहदा में हवलदार सलीम खान, नायक जावेद इकबाल, सिपाही नसीर खान, सिपाही हजरत बिलाल, सिपाही सैयद रजब हुसैन, सिपाही बिस्मिल्लाह जान शामिल हैं। 6 जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से FC के 6 जवान शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। बारिशों का एक और तगड़ा स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान हुआ। लाहौर में तेज बारिश और हवा के बायस पंजाब यूनिवर्सिटी के अकबी गेट के साथ मुल्हिका दीवार का हिस्सा गिर गया। जिना अस्पताल से गार्डन टाउन की जानिब जाने वाली एक साइड की लेन पे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। उधर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में नदी नालों में तूफानी बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सुवात में पहाड़ी तोदा गिरने से 12 साला लड़का जाँ बहक हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और लोरालई में यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। यालाबारी से कई जानवर हलाक और कई जख्मी हो गए। बारिशों का एक और तगड़ा स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश और यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान हुआ। गंदम की फी एकड़ रिकॉर्ड साफ पैदावार के बावजूद महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स को गंदम खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। फ्लावर मिल्स मालिकान कहते हैं महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसीज के बायस गंदम मार्केट से गायब होकर मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के पास जा पहुंची। मजीद बता रहे हैं रिजवान आसिफ। महकमा खुराक पंजाब अपने गंदम खरीदारी अहदाफ की तकमील के लिए ज़िली इंतज़ामिया की मदद से मुहिम जारी रखे हुए है। सरकारी इंतज़ामिया ने अहदाफ की तकमील के लिए गल्ला मंडियों और फ्लावर मिल्स के पास मौजूद गंदम तहवील में लेना शुरू कर दी है। फ्लावर मिल्स ने गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफे को जवाज़ बनाते हुए आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गंदम नहीं आई भी नहीं अभी, तो उसका रेट अभी से इतना ज़्यादा हो गया, गरीब कैसे रोटी खाएगा? उसको खुदा के लिए कंट्रोल करें। 10 किलो का तोड़ा 1350 रुपया का गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? गरीब आदमी के लिए रोटी खानी बहुत मुश्किल हो गई है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की क़यादत ने एक हंगामी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत की जानब से मस्बत इकदाम की सूरत में आटे और गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है। गंदम मिल पे नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? शेख साहब कहते हैं आप मिलें बंद कर दें, आप स्टॉक ना करें। अगर हम नहीं करेंगे तो राइस डिनर और कॉटन वाला करेगा, कौन करेगा? महकमा खुराक पंजाब के सेक्रेटरी जमान वट्टू ने गंदम खरीदारी की सूरत हाल बारे कहा है कि महकमा खुराक और एसोसिएशन के दरमियान तय पाने वाले SOPs के मुताबिक फ्लोर मिल्स 72 घंटे का गंदम का स्टॉक खरीद सकती हैं। महकमा खुराक ने कुछ फ्लावर मिल्स की इंस्पेक्शन की तो इंकशाफ हुआ कि कवायद की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए इन मिलों ने हज़ारों बोरी गंदम ज़खीरा कर रखी है और वो इस गंदम की पसाई करके मार्केट में आटा फराहम नहीं कर रही हैं। दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, ताहम इन दोनों फरीकों की लड़ाई का खुमियाजा अवाम को आटे की कीमतों में इजाफे की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पेशावर में आटे की कीमत में 5 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद फ़ी किलो आटा 171 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 20 किलो का थैला 3400 रुपये तक जा पहुंचा। तफसीलात बता रहे हैं शाहजेब खान। पेशावर में आटे का बहरान फिर सर उठाने लगा। पंजाब से गंदम की तरसील पर बंदिश के बाइस पेशावर की गला मार्केट में महदूद स्टॉक रह गया। दूसरी तरफ पेशावर में आटे की कीमत में 5 रुपए इजाफे के बाद कीमत 171 रुपए फ़ी किलो हो गई, जबकि 20 किलो का थैला 3400 रुपए और 10 किलो का थैला 1700 रुपए तक पहुँच गया। आटा मार्केट का विस्कार बिल्कुल आटा खत्म हो गया
कुछ भी नहीं गा। 14,000 13,500 14,000 रुपये 80 kg की बोरी है, ये रेट चल रहे हैं। वो भी सारे बाजार में लोग नगद पैसे लेकर फिर रहे हैं, किसी के पास है भी तो वो बड़ी मुश्किल से दे रहा है। फ्लोर मिल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब से गंदम की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ फ्लोर इंडस्ट्री को बंद करने का ऐलान किया है। एक बोरी के ऊपर 3-3 हज़ार रुपये, पंजाब में 10,000 की आम गंदम मिल रही है जो KPK पहुंच रही है, 13,000 की एक बोरी पहुंच रही है। जब एक ट्रक आता है तो उस पर 9 लाख रुपये फालतू जाते हैं। आटा डीलर्स ने खदशा जाहिर किया है अगर सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा कुछ रोज में कीमतें 3500 से 4,000 तक पहुंच जाएंगी। शाहजेब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जॉब फेयर सजाया गया। मेले में मुलाजमतों की फराहमी के लिए 120 से ज़ायद मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी सेक्टर्स की जानिब से कंपनीज के स्टॉल्स भी लगाए गए। बेरोजगारों का रश लगा रहा। मज़ीद बता रही हैं आयशा खान। 100 से ज्यादा इदारों में नौकरियां ही नौकरियां। पार्ट टाइम, फुल टाइम मुलाजमतें और ज़ेर तालीम तलबा के लिए इंटर्नशिप के दरवाजे खुल गए। मुल्क की तारीख में पहली बार एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के तहत मुलाजमतों का मेला सज गया। जॉब फेयर में IBCC, OGTCL, सिंध पुलिस, HEC, फ्लाई जिना, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस, IT, तालीमी, फैशन, फाइनेंस, बैंक, हेल्थ और सोशल सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। सिर्फ सिफारिशी लोग अगर भर्ती होते हैं तो फिर ये होता है कि गवर्नमेंट के लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं। जॉब फेयर में 15,000 से ज्यादा नौजवानों और तलबा ने शिरकत की और कारोबारी इदारों को मुलाजमतों के लिए इंटरव्यूज दिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है और मुझे खुद यहाँ के पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे खुद आई हुई हैं। तलबा को आगाही देने के लिए सिंध पुलिस के स्टॉल पर मुख्तलिफ नौइयत के हथियार भी रखे गए। गर्ल्स को खुश ख्वाहिश होनी चाहिए यहाँ आने की और मैं उनको मोस्ट वेलकम करूँगी कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत महफूज है उनके लिए भी। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स ने ज़ेर तालीम और फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। इस नौइयत के जॉब फेयर तलबा को रोजगार के ऐसे पुरकशिश मौके फराहम करते हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। डकैतियों के साथ चोर और नशे के आदी अफराद ने भी कराची को अपने निशाने पर रख लिया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई निगहबान नहीं रहा। शहरी सहूलियात पर कौन हाथ साफ कर रहा है, तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। शहर कायद में लूट मार शहरियों तक ही महदूद नहीं, चोरों ने शहर के पुल, नाले और फुटपाथ के हिफाजती जंगले भी गायब कर दिए। चोर और नशे के आदी अफराद भी कराची की बदहाली में हिस्सा डाल रहे हैं। रिजविया में गर्ल्स कॉलेज की बालाई गुजरगाहों की ज़बोहाली चोरों की दीदा दिलेरी का मुंह बोलता सबूत है। तालिबात कहती हैं इंतजामिया महफूज गुजरगाह तक देने में नाकाम हो चुकी है। लोग जो है ना काट के लेके जाते हैं या फिर खराब कर देते थे, गलत बात है। लोगों को जो है ना गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। तो धमधम कर रहा है चलते में, खौफ आ रहा है। बच्चे तो अकेले नामुमकिन है भेजना इस जगह पे। तो चोरी चकारी की इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत से अनासिर पसे पर्दा हैं। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लोहा तेजी से कबाड़ खानों की नजर हो रहा है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जबूहाली का शिकार है। उस पर मुनज़्ज़म अंदाज में होने वाली इन चोरियों और शहरी इंतजामिया की गफलत ने बची कुची शहरी सहूलतों को भी आवाम के लिए खतरा बना दिया है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। रवां सीजन हिजरत करके आने वाले 6 लाख से ज्यादा मेहमान परिंदों ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ आबादगाहों में बसेरा किया। तफसीलात बता रहे हैं आफ्ताब खान। महकमा सिंध वाइल्ड लाइफ ने साल 2022 और 23 के दरमियान साइबेरिया समेत सर्द इलाकों से आने वाले मेहमान परिंदों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। शहर कायद समेत दही सिंध की झीलों और डैम्स को 6,13,851 परिंदों ने खुराक के लिए मस्कन बनाया। मेहमान परिंदे नवंबर के अव्वल से मार्च के वस्त तक कयाम करते हैं। इस बार कॉमनटेल, शावलर, पिनटेल, कोडवाल, मॉडरेट, पेलेगिन, फ्लेमिंगो समेत दीगर इकसाम के परिंदों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई। जब वाटरफॉल सेंसिस करते हैं तो इसमें हम ब्लॉक मेथड यूज करते हैं। वो ब्लॉक मेथड इस तरह होता है कि एक्सपर्टेंस को हम जब फिट करते हैं उसमें गोल दायरा होता है, उसमें एक ब्लॉक बन जाता है गोल दायरा। उसमें जितनी स्पीशीज हैं होती हैं वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं।
محکمہ سندھ وائلڈ لائف کے مطابق مونسون کی غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے پرندوں نے روایتی جھیلوں کے علاوہ پانی کے عارضی ذخائر کا بھی رخ کیا۔ آفتاب خان، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ عالمی ادارہ شماریات نے ایسے ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جہاں لوگ زیادہ ماہانہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ان 104 ممالک کی فہرست میں پاکستان آخری نمبر پر ہے۔ سب سے زیادہ اور سب سے کم ماہانہ تنخواہ کن ملکوں کے لوگوں کو ملتی ہے؟ ورلڈ آف اسٹیٹکس نے فہرست جاری کر دی، جس کے مطابق سوئٹزرلینڈ کا پہلا نمبر ہے، جہاں ایک شخص کی اوسطاً ماہانہ تنخواہ 17,21,000 پاکستانی روپے کے قریب ہے۔ لگزمبرگ اور سنگاپور کے باشندے اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ امریکی باشندوں کی اوسطاً ماہانہ تنخواہ 12 لاکھ روپے ہے اور اس فہرست میں یہ ترقی یافتہ ملک چوتھے نمبر پر ہے۔ خلیجی ممالک کی بات کی جائے تو قطر اوسطاً 11.25 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ کے ساتھ چھٹے نمبر پر نظر آتا ہے، جبکہ 9,87,000 روپے ماہانہ اوسطاً تنخواہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کا 8واں نمبر ہے۔ پاکستان کے پڑوسی ممالک کی بات کی جائے تو چین میں ماہانہ آمدنی کا تناسب 3 لاکھ روپے کے قریب بنتا ہے اور ماہانہ آمدنی کی فہرست میں چین 44ویں نمبر پر موجود ہے۔ بھارتی باشندوں کی اوسطاً ماہانہ آمدنی 1,60,000 روپے ہے اور بھارت اس فہرست میں 65ویں نمبر پر ہے۔ بنگلہ دیش 97ویں نمبر پر دکھائی دے رہا ہے، جہاں اوسطاً ماہانہ آمدنی 71,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ اس فہرست کے آخر میں مصر اور نائجیریا ہے، لیکن ان سے بھی نیچے ایک اور ملک پاکستان ہے، جسے 104 نمبر پر فہرست کی زینت بنایا گیا ہے۔ ورلڈ آف اسٹیٹکس کے مطابق ایک پاکستانی ملازم کی اوسطاً ماہانہ تنخواہ 41,000 روپے کے لگ بھگ ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مقدمات سے متعلق سوالات پر غصے میں آ کر جہاز میں انٹرویو لینے والے رپورٹر کا موبائل لے کر جہاز سے اسے اتار دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کی NBC کے رپورٹر کے ساتھ سخت رویے کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ رپورٹر کو مقدمات سے متعلق سوال کرنے پر ڈھاڑتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں۔ جب رپورٹر نے سخت سوالات کیے تو ٹرمپ نے عملے سے کہہ کر رپورٹر کو جہاز سے اتار دیا۔ ٹرمپ نے رپورٹر کے 2 موبائل فون بھی اپنے پاس رکھ لیے۔ یورپی یونین پولیس نے اٹلی کے طاقتور مافیا گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے جرائم پیشہ گروہ کے 132 کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق گرفتار کارندوں پر منشیات، ہتھیاروں کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور ٹیکس فراڈ کے الزامات ہیں۔ پولیس کی جانب سے چھاپہ مار کارروائیاں اٹلی، جرمنی، بیلجیم سمیت کئی یورپی ممالک میں کی گئیں اور مافیا کا نیٹ ورک جنوبی امریکہ سے یورپ اور آسٹریلیا تک منشیات کی اسمگلنگ کرتا تھا۔ اطالوی مافیا براستہ پاکستان جنوبی امریکہ تک ہتھیاروں کی سپلائی میں بھی ملوث تھا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز، اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔